हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका होस्ट कुंवर जैन सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपने मित्र के गांव आया हुआ हूं, उनसे मुलाकात करने। तो हम लोग यहां पर एनपीएस के बारे में चर्चा कर रहे थे। उनके एनपीएस लेने के अपने रीज़न थे और मेरे अपने रीज़न। उनके रीज़न जो वो मुझे बड़े लॉजिकल लगे। मुझे लगा कि अगर उनके रीजन्स आप लोगों के साथ शेयर किए जाएं तो आपको भी अपने डिसीजन मेकिंग में काफ़ी मदद मिलेगी। तो हम लोग बात करेंगे उनसे। और यहाँ पर मेरे पास बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाई, 2 कुर्सियाँ मिल गई हैं और मेरा माइक मेरे बैग में हमेशा रहता है, तो इससे हम लोग बात कर सकते हैं। और जो भी बातचीत आपको अच्छी लगे, अगर आपको हेल्पफुल लगे तो इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में। जी, धन्यवाद आपका। और यहां पर मेरे जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, मैं चाहूँगा आप उन्हें अपना परिचय बता दें। हाँ, हमारा नाम अवध बिहारी है और हम प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक हैं। 2016 से ज्वाइनिंग हुई है। तो अवध बिहारी जी, आपने कब अपना एनपीएस में अंशदान शुरू करवाया? एनपीएस हमारा 2018 से चालू हुआ है, अगस्त 2018 से। तब से कट रहा है। 2 साल हम समझ नहीं पाए थे। 2 साल बाद हमने एनपीएस लिया और हमने उसका कैलकुलेशन करके देखा तो लगभग 20-25 लाख का नुकसान हो रहा। अगर हम 2 साल पहले से लिए होते तो शायद 20-25 लाख और मिलते। 2016 की ज्वाइनिंग, 2018 में एनपीएस। तो आपने 2 साल एनपीएस में अपना अंशदान क्यों नहीं शुरू किया? दरअसल जो एनपीएस को लेकर के अध्यापकों के बीच में उसके संदर्भ में लोगों को जानकारी थी, वो हमको लगता था कि वो लोग सही बता रहे हैं। और लेकिन बाद में जब देखा गया, फाइनेंशियल अध्ययन किया गया, लोगों से बातचीत किया गया, तो उसमें पता चला कि जो है ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, जबकि पहले बहुत सारी गलतफहमियां थी। हाँ, ये बात अलग है कि ओपीएस से अच्छी नहीं है, लेकिन अगर ओपीएस नहीं मिल रही है तो आपको एनपीएस लेनी ही चाहिए। और आपने एनपीएस लिया, तो एनपीएस लेने के आपके क्या रीज़न थे? एनपीएस लेने के रीज़न ये थे कि जैसे हमारा जो अंशदान है उसका 10% जाता था, तो गवर्नमेंट भी शुरुआत में 10% अपना मिला देती थी। तो पैसे तो आप समझ लीजिए तुरंत ही तो आपके डबल हो जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो फैमिली पेंशन की बात गवर्नमेंट करती है, इन केस अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है, भगवान करे किसी के साथ ना हो, तो उसके फैमिली को एनपीएस लेने पर ही फैमिली पेंशन मिलती है। ये आश्रित जॉब जो है मिलना ना मिलना एक अलग मुद्दा है, लेकिन फैमिली पेंशन उनको ज़रूर मिलती है। तो एक सिक्योरिटी भी थी परिवार को, आर्थिक क्षेत्र में आपको अपने आप को संबल करने के लिए। इसलिए जो है हमने फैमिली एनपीएस लिया। और ग्रोथ भी जो है कम नहीं है। जैसे आपका पैसा तुरंत गवर्नमेंट दे रही है आधा आपका, तो पैसा डबल हो जा रहा है। बाकी मार्केट में लग रहा है तो कुछ ना कुछ वहाँ तो ग्रोथ होगा ही। जी, तो चलिए 2 सवालों के जवाब आपने दिए, बहुत अच्छे जवाब हैं। और मुझे लगता है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो एनपीएस को लेकर सोच रहे हैं कि उन्हें एनपीएस लेना चाहिए या नहीं, तो उन्हें काफ़ी मदद करेगा। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे, और कि अगर यहाँ पर एनपीएस को हटाकर गवर्नमेंट ओपीएस को लागू कर देगी तो क्या हो सकता है? आपके विचार से क्या हो सकता है उस स्थिति में? अगर ओपीएस लागू होता है और आप एनपीएस लिए हैं, तो जैसा भी राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है कि एनपीएस का आपका अंशदान और उस पर मिलने वाला जो ब्याज है, वो दोनों आपके जीपीएफ खाते में जा रहे हैं। गवर्नमेंट का अंशदान और उस पर जो उनको लाभांश मिल रहा है या ब्याज मिल रहा है मार्केट के थ्रू, वो अपने खुद ले रही है। बाकी आपको पुरानी पेंशन दे दी जा रही है। तो जैसे पहले था, ओपीएस को लेकर के सेम व्यवस्था लागू हो जा रही है। तो एनपीएस लेना ही चाहिए, क्योंकि ओपीएस अगर लागू होता है तो जैसे थे आपका पहले से जीपीएफ भी पैसा चला जाएगा और विद ब्याज चला जाएगा और एनपीएस भी आपको मिल जाएगी। हाँ, ये चीज़ें मैंने भी देखी थी शुरू में, जब मैं एनपीएस लेना शुरू करने वाला था। मैंने 4 साल की सर्विस के बाद एनपीएस स्टार्ट किया।
तो मैंने भी चीज़ देखा था कि जो कर्मचारी पहले जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी भी हो चुकी थी, उनको मूल नियुक्ति मिलने में 1 जनवरी 2004 के बाद ये काम शुरू हो पाया। तो वहाँ पर उनके साथ ओपीएस को लागू करने में यही प्रक्रिया अपनाई गई जो और बिहारी जी बता रहे हैं। तो और बिहारी जी, एक सवाल यहाँ पर आ जाता है कि आप भी कर्मचारी हैं, मैं भी कर्मचारी हूँ, और ओपीएस की जो लड़ाई है कर्मचारियों का ही मुद्दा है। कर्मचारी इसके लिए सतत प्रयास कर रहे हैं कि ओपीएस लागू हो, जिसका प्रतिफल है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ये रिस्टोर हुआ। अगर सभी कर्मचारी एनपीएस ले लेंगे तो क्या ओपीएस की लड़ाई कमज़ोर नहीं हो जाएगी? अब ओपीएस की लड़ाई में तो हम भी जो है पूरा जहाँ भी जाना होता है या जहाँ भी उसकी ब्लॉक पे या ज़िले पे जब भी संगठन द्वारा बुलाया जाता है तो हम लोग वहाँ जाते ही हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। हम भी ऐसा नहीं कि एनपीएस ले लिए हैं तो ओपीएस की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वैसे भी एक हमारे गुरुजी हुआ करते थे, वो हमेशा कहते थे कि अगर एक हाथ से आप ले रहे हो तो दूसरे हाथ से मांगने में कोई बुराई नहीं है, और ये आपका हक है, ओपीएस आपका हक है। लेकिन वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है उसके साथ भी आप चलते हुए आप ओपीएस की डिमांड और करते रहिए और पूरे जोर साथ के करते रहिए। आप एनपीएस छोड़ करके केवल ओपीएस के लिए लड़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपका नुकसान स्वाभाविक हो सकता है कि अगर ओपीएस लागू हो जाएगा तो फ्यूचर में जो है आप जब कुछ कंट्रीब्यूशन किए ही नहीं हैं, जो जब आपका टाइम पीरियड निकल गया है, जो आपने एनपीएस में अंशदान दिया है, अगर वही आपके ओपीएस के जीपीएफ में चला जाता है तो वो उस लाभ से आप वंचित हो जाएंगे। इसलिए ओपीएस की लड़ाई लड़िए, पुरजोर से लड़िए, लेकिन आप एनपीएस लेके लड़िए, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो ऐसा लगता है। बाकी हाँ दोस्तों, ये आपके अपने विचार हो सकते हैं, मैं भी यही सोचता हूँ लगभग और बिहारी जी की तरह। और एक चीज़ और है कि अगर सारे लोग एनपीएस लेंगे तो सरकार को एनपीएस में जो उसका अंशदान है वो आर्थिक बोझ बढ़ेगा। तो शायद एक बात समझ में आए कि एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करना ज़्यादा महंगा है ओपीएस देने की अपेक्षा। तो समय समय पर सरकार ने अपने कैलकुलेशन भी जारी किए हैं जहां पर एनपीएस को बेहतर दिखाए। फ़िलहाल मैं उनके कैलकुलेशन से कभी भी सहमत नहीं रहा हूं, लेकिन आपको अपने फ़ंड को अपने जो रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो आप एनपीएस के साथ जाइए और एक हाथ से लीजिए और दूसरे हाथ से मांगते रहिए। तो और बिहारी जी, क्या कुछ आप मेरे व्यूअर्स और दर्शकों को अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहें? हम तो यही कहेंगे कि आप लोग एनपीएस ज़रूर लीजिए और ओपीएस की लड़ाई पूरी मजबूती के साथ लड़िए। जब भी संगठन जैसे भी आह्वान करे उनके साथ हमेशा आप रहिए, लेकिन एनपीएस के आप ले करके लड़िए। ऐसा नहीं है कि आप एनपीएस ले लिए हैं तो ओपीएस की लड़ाई आप छोड़ दीजिए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ओपीएस की लड़ाई लड़ते रहिए, लेकिन एनपीएस ले करके लड़िए। क्योंकि जो फैमिली पेंशन की बात आई है, ये हमने अभी पहले भी बताया कि जब किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है तो फैमिली पेंशन उसी को मिलता है जो एनपीएस लिए रहता है। तो एनपीएस लेने से ही अगर फैमिली पेंशन मिल रही है तो फैमिली पेंशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि और कोई किसी तरीके की गवर्नमेंट से आपको मदद मिलने की कोई बड़ी संभावना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद और बिहारी जी हम लोगों से बात करने के लिए। और मुझे विश्वास है कि आपसे जो बातचीत हुई है और ये मेरे दर्शकों को, जो हमारे साथी कर्मचारी हैं, टीचर्स हैं, राज्य कर्मचारी हैं और यहाँ पर पूरे भारत से मैं जानता हूँ कि मेरे व्यूअर्स हैं, उन सबको मदद करेगा डिसीजन लेने में। तो धन्यवाद एक बार फिर से। आई होप दोस्तों और बिहारी जी से जो बातचीत हुई आपको हेल्पफुल लगेगी, और इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये बातचीत आपको कैसी लगी, कौन सी बातें जो आपको ज़्यादा अच्छी लगी, ज़्यादा लगता है कि आपके डिसीजन लेने में मदद करेंगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे अपने दोस्तों, अपने साथियों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस चैनल पर ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।